हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सत्या में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण पूरा कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला करेंगे हम रस से। तो देखिए, रस का साहित्य में अभिप्राय है आनंद। मतलब रस का अगर अर्थ पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे क्या? आनंद। ठीक है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर पूछा जाए काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है तो कहेंगे रस को। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति जो हुई है किस प्रकार से हुई है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से होती है। तो भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है? विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव के संयोग से, दोनों इन तीनों के क्या मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। तो चलिए देखेंगे रस के अवयव क्या हैं। देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मतलब इसका अगर पूछा जाए रस के कितने अवयव हैं तो हम बताएंगे 4 है। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि रस के अवयव कितने हैं या फिर कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ेंगे हास्य रस। आपके में हास्य रस है और एक करुण रस है। तो पहले हम हास्य रस को देखेंगे। तो हास्य रस की परिभाषा होगी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्यरस होता है। ठीक है। जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, अभी जो भरत मुनि के अनुसार गिना था वही विभाव, अनुभाव और तथा संचारी भाव के संयोग से मतलब मिलने से जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है? हास्यरस होता है। मतलब या इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, किसी वाणी, वेशभूषा या आकार को देखकर हमारे मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर हास्यरस होता है। मतलब हंसी का माहौल बनता हो वहाँ क्या होगा? हास्यरस होगा। तो चलिए हम थोड़ा और देखेंगे क्या है स्थायी भाव इसका। हास रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है तो हास होता है इसका स्थायी भाव। ठीक है। विभाव इसमें विकृत है, वेशभूषा है, आकार है, चेष्टा है आदि मतलब शब्द विभाव आते हैं। ठीक है। अनुभाव में अट्ठास है, मतलब अट्ठास करके हंसते हैं लोग, वही होता है अनुभाव। ठीक है। संचारी भाव इसमें हर्ष है, चपलता है, ठीक है, कंपन है, और उत्सुकता है, आलस्य है। मतलब ये सब चीजें क्या होंगी? इसमें संचारी भाव के तौर पे होंगी। ठीक है। तो चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखा है, हंसी हंसी भाजय देख तूलय दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के ओछल में। ठीक है। दूसरा हमने लिखा है, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे। देखिए इस पे क्या आ रहा है? हंसने की बात आ रही है, यहाँ पर भी हंसे आ रहा है। तो ये क्या है? हमारे हास रस का उदाहरण है। ठीक है। मैंने और भी उदाहरण लिखे हैं, देख लेते हैं। 2 और हैं ये वाले। अब इनको उदाहरण देखते हैं क्योंकि कोई उदाहरण दे करके हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से रस का उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर 4-5 उदाहरण लिखे हैं, आप देखेंगे और उदाहरण भी याद कर सकते हैं जिसमें हमें हासी नामक जो है हंसी आती होगी, वहाँ पे हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता होगा, तो वो क्या होंगे? हास्य रस के उदाहरण होंगे। तो चलिए दूसरे रस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रस पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस में, करुण रस। करुण रस क्या होता है? मतलब दुख। जहाँ पर दुख होगा वही क्या है? करुण रस होता है। तो हम लिखेंगे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा यहाँ पर? शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ क्या होगा? करुण रस होगा। उसमें क्या था? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो हास्य रस वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। अब जब स्थायी भाव शोक हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा शोक है। विभाव इसमें पूछा जाएगा तो विनिष्ट है, विनिष्ट व्यक्ति है या विनिष्ट वस्तु भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अनुभाव है हमारा, अनुभाव क्या होगा? भूमि पर गिरना, रोना, मूर्छा होना, ये क्या है? हमारे सब अनुभाव होंगे। संचारी भाव में मोह है, स्मृति है, ग्लानि है। मतलब मोह मतलब किसी चीज कोई प्रिय वस्तु हो जाती है होती है वो। स्मृति मतलब कोई याददाश्त याद आ जाती है पुरानी, या फिर ग्लानि कोई काम गलत करने पे हमें उसका दुख होता है, वहां पर क्या है? ये सब क्या होंगे? करुण रस का होगा। ठीक है। तो हमारा जैसे उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है। ये उदाहरण करुण रस का ही है यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ठीक है। इसमें भी क्या है? करुण रस का उदाहरण है ये भी। ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, जैसे ब्रज के बिहारी लोग दुखारे। तो ये सब क्या है? हमारे करुण रस के उदाहरण है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 6 उदाहरण लिखे हैं, आप देख सकते हैं 6 के 6। ठीक है। एक ये है, दूसरा यहाँ पे ये है, एक ये और एक ये है, एक ऊपर दे रखा है एक खग मृग वाला। ठीक है। तो इतने सारे मैंने आपको उदाहरण दिए यहाँ पर, आपको याद कर सकते हैं कि कोई सा उदाहरण अब दे करके हमसे पूछा जाएगा ये कौन से रस का उदाहरण है। तो जहाँ पर जिसको पढ़ने पर हमें लगे कि दुख उत्पन्न हो रहा है वहां पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। और जिसको पढ़ने पर हमें हंसी आएगी वहां पर कौन सा रस होगा? हमारा
हास्यरस होगा। तो हम पढ़ेंगे आज अलंकार। अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हमारा आभूषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है, हमारा आभूषण। तो अलंकार की परिभाषा देखेंगे तो क्या लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने जो तत्व होते हैं, मतलब या शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये हो जाएगी हमारी अलंकार की परिभाषा। अलंकार के दो प्रकार होते हैं। अलंकार कौन से कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं, दो प्रकार के। तो शब्द अलंकार एक होता है हमारा अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में अर्थालंकार के वो भी 3 ही अलंकार हैं। अर्थालंकार के जो प्रकार हैं वो 3 ही प्रकार हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक शब्द अलंकार हो गया, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का पहला उदाहरण है हमारा, मतलब जो पहला अलंकार है वो है हमारा उपमा अलंकार। तो हमारे सिलेबस में है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार परिभाषा देखेंगे, जहां दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच समान गुण या फिर धर्म, देखिए क्या है, दो वस्तुएं हों, भिन्न हो मतलब अलग दो वस्तुएं हों, या फिर दो अलग व्यक्ति हों, उनके धर्म या फिर गुण आदि जो हैं के आधार पर समानता बताई जाती है। मतलब जहां पर समानता देखी जाए, उनके किस पे, गुण पे देखी जाए और धर्म के आधार पर, गुण और गुण धर्म के आधार पर उनकी समानता देखी जाएगी, तो वो वहां पर क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उपमा अलंकार पूछ लिया था कितने अंग होते हैं, तो इसके 4 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उपमेय है, उपमान है, और समान धर्म है, और वाचक शब्द होते हैं। तो उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए, मतलब जिससे दी जाएगी वो उपमान हो जाएगा, और जिसकी करी जाएगी वो क्या हो जाएगा, उपमा, सॉरी उपमेय हो जाएगा, ठीक है। वाचक शब्द जो इसमें उदाहरण में आते हैं वो सब, ठीक है। तो चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण से पहले हम जो है एक यहाँ पर शॉर्टकट देखेंगे। क्या है शॉर्टकट में इसमें, कि इसमें उदाहरण में या तो सा है शब्द है, इव है, सम है, समान है, सी है, सरिस है, आदि शब्द, जो ऐसे शब्द अगर इनके उदाहरण में मिलेंगे तो वो क्या होगा, हमारा वहां पर उपमा अलंकार होगा। वो कहाँ, कौन सा अलंकार होगा, वहां पर उपमा अलंकार होगा। जो ये शब्द हमारे सारे शब्द उनके उदाहरण में कहीं ना कहीं पर मिलते होंगे। सा है, एव, सम, समान, सी, सरिता, तो ऐसे सारे शब्द होंगे तो वो क्या होंगे, वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो चलिए पहला उदाहरण देखेंगे, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। देखिए क्या है, आ गया सरिस, आ गया तो हमारा क्या है, सरिस हमने बोला था अभी, तो क्या हो जाएगा, सरिस मतलब समान, तो मतलब कह रहा है पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, तो यहाँ पर उपमा करी गई है, ठीक है। और पीपर के पत्ते के गुण से करी गई। पीपल का पत्ता हमेशा बगैर हवा के भी हिलता डोलता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी क्या डोलता रहता है। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते से हमारे मन की तुलना करी गई है, ठीक है। तो उनके गुण की तुलना करी गई है, आपकी आकार में, वेशभूषा में नहीं देखा गया, उनके सिर्फ गुण के तुलना करेंगे। तो गुण की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा उदाहरण, हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। दूसरा लिखा है हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद, हरि के पैर जो हैं कोमल हैं, किसके तरह, कमल के समान। तो कमल, उनके पैर कमल नहीं है मगर कमल के समान है, तो उनके गुण की, मतलब यहाँ पर गुण धर्म या फिर गुण की जो क्या तुलना की गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, हमारा आ गया कमल, कोमल कमल से, ठीक है। तो सा से जो जी है, सी है, ये सी के शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये अब आ गया भूतल तवा सा जल रहा। तो ये तवा क्या है, वो सा आ गया यहाँ पर, तो सा क्या होगा, तवा सा जल रहा। भूतल जो है जमीन है, वो तवा की तरह जल रहा है, बिल्कुल गर्म है, इस प्रकार से। तो ये ठीक है। अब ये तीसरा उदाहरण देखें, चौथा यहाँ पर क्या लिखा है, तब तो बहता समय सिला सा जम जाए। तो सा आ गया यहाँ पर, जम जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, सा। तो सा हमने शब्द बोला, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे उपमा अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये उम्मीद है ये शॉर्टकट आपको अच्छे समझ में आया होगा। सा है, एव है, सम, समान, सी, सरिता आदि शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा उपमा। तो बढ़ते हैं रूपक अलंकार की तरफ। तो रूपक अलंकार में देखिए क्या पढ़ेंगे हम, रूपक अलंकार में रूपक अलंकार की परिभाषा, जब उपमेय और उपमान में भेद, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, क्या है, भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता दिखाई जाए। देखिए क्या कह रहा है, भेद होते हुए भी, ठीक है, कह रहा है भेद होते हुए मतलब अलग होते हुए भी क्या कही जाए, उनमें समानता दिखाई जाए, वो क्या होगा उनका, वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो ठीक है, होते हुए भी दोनों में समानता की जाए, मतलब समान बताया जाए और अंतर भी बता रहा है, मतलब भेद भी बोल रहा है कि भेद भी होगा, अलग भी होंगे, और समानता भी दिखाई जाएगी। वहां पर क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार होगा, मतलब उनके रूप के समान बताए गए होंगे। लिखा है चरण कमल बंदव हरिराई, ठीक है। दूसरा है माया दीप नर पतंग,
ठीक है, ये सारे क्या है हमारे, मैंने यहाँ पे लिख दिया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सब क्या है हमारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों जो 5 हैं इनके जो अच्छे से उदाहरण याद कर लेना, क्योंकि उदाहरण को दे करके हमसे क्या पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि कौन से अलंकार का ये उदाहरण है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से जो देखा है इंपॉर्टेंट उदाहरण जो इसके लिख दिए हैं 5 यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हो जाएगी हमारी, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ठीक है, अब इसका उदाहरण पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टकट में है, जनु है, जानो है, मनु है, मानो, माहू, जान है, जानहू, ये शब्द क्या होंगे हमारे वहाँ पर होंगे उदाहरण में, कहीं ना कहीं पर मिलेंगे ये शब्द। तो जब ये शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, मैंने देखिए उपमा अलंकार के भी आपको शॉर्टकट बताया था, जहाँ सा है, इब है, सम है, समान है, सी है, सरिता है, तो ये सारे शब्द मिलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा का भी बता दिया, जनु, जानो, मनु, मानो, तो माहू, जानहू, मानहू, जानहू, ये शब्द आएंगे तो वो किसका होगा, उदाहरण होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा। तो ये सारे शब्द अगर इसमें मिलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे सोहत ओढ़े पीतु पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर, अब आतपु पर्यो प्रभात। ठीक है, तो इसमें क्या है, मानव आ गया शब्द यहाँ पर। ठीक है, दूसरा उदाहरण में देखिए माहू आ जाएगा यहाँ पे, धाय धाम काम सब त्यागी, माहू रंक निधि लूटने लागी। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर दो शब्द, दो को यहाँ पर उदाहरण में जो दिए, मतलब मैंने आपको शॉर्टकट में दिया था वही सारे शब्द, दोनों शब्द यहाँ पर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोनों का मैंने यहाँ पर दिया, इसका दे दिया है और उत्प्रेक्षा का दिया, तो रूपक का नहीं दिया, तो इन दोनों में से अगर कोई सा भी नहीं आ रहा है तो वो उदाहरण आप बता सकते हैं कि ये रूपक का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको रस अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए छंद के बारे में पढ़ते हैं। छंद क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा बंधन। हमसे पूछा जाएगा छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम बताएंगे क्या होता है, हमारा बंधन होता है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा बंधन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा थोड़ा छंद को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, वर्ण, गति, ब्राम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, किस पर, वर्ण, गति, ब्राम और मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमसे पूछ लिया जा सकता है, परिभाषा लिख के पूरा ऐसा पूछा जाए, वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे, क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, छंद कहते हैं। ठीक है, तो छंद में हमें पढ़ना है सिर्फ दो ही चीजें, सोठा और रोला। तो चलिए सोठा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सोठा के हमसे लक्षण दे दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा ये किसके लक्षण है, सोठा के हैं या रोला के हैं, चौपाई हैं या दोहा है, ये सब बोले जाएंगे। तो हमें सोठा और रोला दो ही पढ़ना है, चौपाई छंद वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सोठा के हम देखेंगे यहाँ पर। तो सोरठा के उदाहरण हो जाएगा हमारा, यह दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहे का क्या होता है, ये उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले कौन से चरण में, पहले और तीसरे चरण में कौन कौन सी 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे अथवा चौथे, दूसरे अथवा चौथे चरण में कौन कितनी मात्रा होती है, 13-13 मात्रा होती हैं। हमसे ऐसे पूछा जाएगा कि इसके सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं, तो हम लगाना पड़ेगा 11-11, और दूसरे और चौथे में पूछेगा तो कितनी 13-13 होती हैं। अब दोहे का उल्टा होता है, दोहे की अलग बात है, दोहे में क्या दूसरे तीसरे में, दूसरे और चौथे में जो है 11-11 और पहले और तीसरे में जो है 13-13 मात्रा होती हैं। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। देखिए ये क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये हम इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पर कर सकते हैं कि इस पूछा जाएगा सोरठा कौन सा छंद है, तो हम बताएंगे कौन सा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, मतलब आधे में समान है मात्राएं। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक तो आधे में समान है, मतलब 11-11, आधे में क्या है 13-13, तो समान समान है यहाँ पर दो में, और दो में क्या 11-11 है, तो यहाँ पर अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें कितने 4 चरण होते हैं, हमसे पूछा जाए कितने चरण होते हैं, इसमें हम कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो इसे बता देंगे इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं सोरठा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण ना तो सोरठा का दिया है ना रोला का दिया है, आप अपने उदाहरण जो हैं कैश पेपर से याद कर सकते हैं या फिर कहीं से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रोला का क्या देखेंगे, रोला क्या है, यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। रोला क्या होता है,
यह सममात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है ये? सममात्रिक। सोठा क्या था हमारा? अर्ध सममात्रिक। सोठा था हमारा अर्ध सममात्रिक और ये हमारा सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 ही हमारे क्या थे? सोठा में चरण थे। इसमें भी कितने चरण होते हैं हमारे? 4 चरण होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24-24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, मतलब विराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 11 और 13 पे हमसे पूछा जाए 11 और 13 मात्राओं पर कहाँ क्या होती है, तो यह पूछा जाए यति कहाँ पर होती है, तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कौन सा छंद होता है ये? तो सममात्रिक छंद होता है। रोला कौन सा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सोरठा और रोला के बारे में मैंने सारा कुछ लिखा दिया। आप इससे पढ़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व लगाएं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैंने उदाहरण आपको नहीं बताया, आप उदाहरण कहीं से याद कर सकते हैं, गेस्ट पेपर से याद कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके मेरे जो है मैंने उसमें उदाहरण लिखे हैं, वो आप उदाहरण जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रोला का उदाहरण हो जाएगा, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। ठीक है, ये वाला उदाहरण जो है रोला का होता है। और सोठा होता है जो दोहे का उल्टा होता है, वही वाला। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो, चलिए चलिए शुरू करते हैं। आज अब हम समास, तो चलिए समास को पढ़ेंगे। तो समास में क्या पढ़ेंगे हम? समास का अर्थ होता है। समास का अर्थ क्या होता है? हमसे पूछा जाए समास का अर्थ क्या होता है, तो हम लिखेंगे संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, मतलब छोटा करना, संक्षिप्त होता है। ठीक है, बड़े वाक्यांश को क्या करना? छोटा कर देना। ठीक है, अगर समास की परिभाषा देखे जाए तो समास की परिभाषा हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तब वह प्रक्रिया समास कहलाती है। जब दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको मिला करके एक शब्द बना लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। मतलब सबको मिलाकर संक्षिप्त कर देते हैं, वही क्या होता है? हमारा समास होता है। इसलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक है, तो समास में हमें कुछ ही 3-4 जो हैं बस वही पढ़ना है। तो 4 ही समास पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ही समास है, वही पढ़ना है। तो चलिए हम पहला पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा हो जाएगी, जिस समास में पूर्व पद, मतलब पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद संख्यावाचक, संख्या मतलब संख्या हो, जहां पर क्या हो? नंबरिंग दी हो। ठीक है, संख्यावाचक होता है। और उत्तर पद, और क्या उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, उस संख्या का विशेष होता है। ठीक है, उस संख्या का क्या होता है? विशेष होता है। तो वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो क्या होगा ये? पूर्व पद क्या होगा हमारा? संख्यावाचक होगा। ठीक है, और उत्तर पद जो होगा वो संख्या का विशेष से होगा। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, मैं लिखा है नवरत्न, तो नवरत्न क्या होता है? 9 रत्नों का समूह। तो 9 हमारा क्या आ गया यहाँ पर? गिनती आ गया 9। ठीक है, तो 9 रत्न हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? नवरत्न। तो इसका क्या होगा? उदाहरण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे त्रिकोण। त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समूह। यहाँ पर भी क्या आ गया? हमारे एक नंबर आ गया 3 कोण, तो 3 आ गया, क्या आ गया? संख्या आ गई। तो ये क्या होगा? पूर्व पद, मतलब पहला पद क्या आ गया हमारा? संख्यावाचक आ गया। हमने बोला ना पूर्व पद क्या होगा हमारा? संख्यावाचक होगा। ठीक है, नंबर 3 है त्रिलोक, मतलब 3 लोकों का समूह। तो 3 क्या आ गया हमारे यहाँ पर? संख्या आ गई। ठीक है, अष्टावक्र, तो ठीक है अष्टावक्र हो गया, तो मतलब 8 वक्रों का समूह। तो 8 क्या हो गया यहाँ पर? गिनती होगी। तो देखिए नंबर दे रखे हैं, पहला पद पूर्व पद क्या होगा हमारा? संख्यावाचक होगा, और उत्तर पद क्या होगा हमारा? संख्या का विशेष होगा। जो संख्या होगी उसके सारे क्या होगा? विशेष होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक यही है कि इसमें क्या होगा हमारा? गिनती की संख्या दी जाएगी। तो चलिए गिनती होंगी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा समास जो होगा हमारा कर्मधारय समास। तो ये कर्मधारय समास की क्या है? जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है? विशेषण, तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष से होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको परिभाषा याद करना नहीं है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि वो पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, इसलिए वो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा दी थी। नोट में क्या लिखेंगे? इसका समास विग्रह है जो शब्द लगाकर किया जाता है अधिकतम। ठीक है, अधिकतम का मतलब होता है मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसका अगर समास विग्रह करेंगे अधिकतर, तो क्या हो जाएगा? हमें है जो शब्द लगाकर करेंगे। ठीक है, कोई भी शब्द होगा उसमें हम है जो शब्द लगाकर ज्यादातर इसका समास विग्रह करेंगे, या फिर के समान शब्द लगा करके इनका प्रयोग करेंगे, उनका समास विग्रह करेंगे। ठीक है,
तो देखिए क्या करेंगे, उसका हमारा उदाहरण है पहला नील कमल। तो नीला है जो कमल, तो है जो आगे लगा के, है जो लगा करके क्या हो जाएगा इसका, नीला है जो कमल, वो क्या होगा, नील कमल। तो ये हो गया अधिकतम नील लगा, हमने कहा था है जो शब्द लगा के करेंगे, तो है जो शब्द लगा कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा कर्मधारय का समास का उदाहरण होगा। ठीक है, महादेव, महान है जो देव, तो है जो शब्द लगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, वो क्या, नीलांबर, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास का उदाहरण। तो घनश्याम, घन के समान आ गया, मैंने बोला ना के समान शब्द भी होगा, तो वहां पर क्या होगा हमारा कर्मधारय समास होगा। तो घन के समान क्या है, श्याम है। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा के समान मुख है, तो क्या हो गया हमारा चंद्रमुख। तो ये देखिए के समान है जो, ये शब्द लगा करके उनका समास विग्रह होता होगा, तो वो कौन से शब्द होंगे हमारे कर्मधारय समास के शब्द होंगे। तो उम्मीद करते हैं कर्मधारय अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे समास की तरफ। बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा इस समास में आए दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। मतलब जो बहुब्रीहि समास होगा इसमें दो जो शब्द होंगे, उत्तर पद और पूर्व पद जो होगा, उनको सबको छोड़कर एक तीसरा पद जो अन्य पद होगा उसकी प्रधानता होगी, वो शब्द को ज्यादा यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे दशानन, ठीक है, जैसे बोला 10 मुख हैं जिसके, अर्थात क्या, रावण। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर तो यहाँ पर भी आई है 10, पर क्या है मतलब इसका तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, दशानन, मतलब 10 मुख हैं जिसके, मतलब अर्थात कौन है, रावण। तो तीसरा पद जो है हमने कहा ना, वो क्या आ जाएगा इसमें, तीसरा पद आ रहा है, ये इसकी प्रधानता आ रही है रावण की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव जी। ठीक है, शंकर भगवान हो गए यहाँ पर, नीलकंठ हो गया उनका। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी। ठीक है, लंबा उदर मतलब बड़ा पेट वाले कौन हो जाएंगे, गणेश जी हो जाएंगे यहाँ पर, तो लंबोदर। तो तीसरा शब्द आया हमारे यहाँ पर गणेश जी। ठीक है, ऐसे ही त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन, शिव। तो ठीक है, मतलब इनमें क्या हो रहा है, दो कोई नया शब्द आ रहा है जिसकी प्रधानता बताई जा रही है यहाँ पर, तो वहां पर क्या होगा, कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला समास देखते हैं, द्वंद्व समास देखेंगे। तो द्वंद्व समास में क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच एक योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का मतलब ऐसा डैश लगा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह जो होता है हमारा, ये डैश लगा होता है, ऐसा ये होता है हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह होता है ये। ठीक है, इनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। इसका समास विग्रह करते समय संयोजक शब्द और का प्रयोग करते हैं, मतलब संयोजक चिन्ह जो होता है उसकी जगह पे हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, और शब्द का प्रयोग करते हैं समास विग्रह करते समय। ठीक है, तो हमसे जैसे पूछा जाएगा, उदाहरण होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे माता और मतलब माता पिता, ये डैश लगा हुआ, ये क्या हमारा योजक चिन्ह है, तो माता पिता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह। तो ये ठीक है, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये बराबर का निशान यहाँ पे लगा हुआ, मतलब आगे क्या है समास विग्रह। ठीक है, तो ये हमारे योजक चिन्ह लगे हुए हैं बीच में। ठीक है, तो माता पिता, तो माता और पिता। ठीक है, नर नारी, नर और नारी। आचार विचार, मतलब आचार और विचार। अन्न जल, मतलब अन्न और जल। राजा रानी, राजा और रानी। उदाहरण हो जाएंगे द्वंद्व समास के। चराचर है, दिनों दिन है, रातों रात है, ये शब्द किसके आ जाएंगे हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, बोला ना रातों रात या दिनों दिन इसके उदाहरण है, या फिर हम ऐसा भी आ सकता है हमसे 10 या 15। ठीक है, 10 या 15, या फिर पूछा जाए ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, ऐसे शब्द लिखे होते हैं ऊपर या नीचे, तो ये शब्द भी क्या होंगे हमारे, सब द्वंद्व समास के ही उदाहरण होंगे। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो, अगर और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। का स्वरूप आज पढ़ेंगे, वाक्य का स्वरूप। ठीक है, जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णता व्यक्त कर सके वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने जिन शब्दों के द्वारा जो अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जिस तरह से उन सबको क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के हमें दो अंग होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि शॉर्ट तो ही है। इस पे वाक्य के दो अंग होते हैं, हमसे पूछा जाएगा वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो कितने बोलेंगे, दो अंग होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं हमारे, दो अंग होते हैं वाक्य के। ठीक है, कौन कौन सा, पहला होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा और होता है हमारा विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय
उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। अर्थात मतलब कर्ता कह सकते हैं, जिसके बारे में, मतलब कर्ता के बारे में ही सब कुछ कहा जाता है वाक्य में, तो वो क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है। और विधेय मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए विधेय कहलाता है। मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विधेय कहलाता है। ये वही इंग्लिश में जो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं वही होता है। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, प्रेडिकेट का मतलब हो जाएगा विधेय। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में तो वही है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो ही अंग होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में, ऐसे ही वही उद्देश्य और विधेय। तो ये है, तो उद्देश्य हो जाएगा हमारा क्या? कर्ता। ठीक है। और विधेय हो जाएगा जो कर्ता को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा वो क्या हो जाएगा? हमारा सब विधेय हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा उदाहरण है, रमन बाजार से मिठाई लाने गया है। क्या है? रमन बाजार से मिठाई लाने गया है। तो रमन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तो हम किस, देखो कर्ता को निकालेंगे, कौन बाजार से मिठाई लाने गया है? रमन। तो कौन लगाकर अगर शब्द करेंगे तो हमें उद्देश्य का पता लग जाएगा। कोई भी वाक्य दिया जाए, हमसे पूछा जाए इसमें उद्देश्य क्या है, तो आप कौन लगा करके उसका जो है क्वेश्चन करेंगे उसमें, तो तुरंत उसका आंसर आएगा, वही क्या होगा? उद्देश्य। तो रमन बाजार से मिठाई लाने गया है, तो हम इसमें उदाहरण लगाएंगे, मतलब लगाएंगे अपना जो क्वेश्चन बताया मैंने अभी आपको कि कौन बाजार से मिठाई लाने गया है, तुरंत जवाब आएगा राम। तो राम क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य। बाकी बाजार से मिठाई लाने गया है, ये क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उद्देश्य और विधेय अच्छे से छांटना आ गया होगा। तो चलिए और कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। वाक्य के भेद दो होते हैं। ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। देखिए अंग बोला था, अंग भी दो होते हैं, भेद भी दो होते हैं। ठीक है। कौन से? अर्थ के आधार पर, और एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर होता है, एक होता है रचना के आधार पर। ये दो अंग हो गए। ठीक है। मगर अर्थ के आधार पर होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ हमसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो कौन कौन से होते हैं? मैंने 8 के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ये हो गए हमारे किसके? अर्थ के आधार वाले जो वाक्य हैं उनके। अब रचना के आधार पे है, वो है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। ये 3 वाक्य जो हैं रचना के आधार पे होते हैं। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य होता है मतलब जिसमें निगेटिव वाले वाक्य, जो उसमें नहीं या फिर ना करने का विरोध, मतलब निषेध किया जाता है। मतलब कोई जैसे राम बाजार जाता है तो यहाँ पर वो हो जाएगा विधानवाचक। तो राम बाजार नहीं जाता तो निषेधवाचक हो गया, तो मतलब नहीं का या ना का जहाँ पर मना करने वाले वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिससे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या फिर इनमें शब्द होंगे कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये शब्द होंगे, वो कैसे होगा? प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है। ठीक है। क्या? आज्ञा दी जाती है। जैसे चुप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो या फिर चुप बैठ जाओ, तो ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है। ठीक है। या पानी लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? ये आज्ञा दी जा रही है। तो ये क्या होगी? हमारी आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में हमारी यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे कोई कहीं जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है। तो हम उसे शुभकामनाएं देते हैं, तो वो क्या हमारी हमारी इच्छा से देते हैं, उसकी इच्छा से नहीं। हमारी इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? उसको देते हैं। तो वही क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। विस्मयवाचक, इसमें हमारा उल्टी आई की जैसे यहाँ पर ही विस्मयबोधक का चिन्ह मिलेगा, तो ये होंगे हमारे विस्मयवादक वाले। ठीक है। विस्मयवादक वाले, तो जहाँ पर हमारा वह, वह सुंदर है, तो ऐसा वह क्या लगाया? मतलब यहाँ वहाँ पर हमने लगाया वह, तो वह लगाते हैं तो वहाँ पर ये लगाते हैं वाह। ठीक है। तो ऐसे शब्द हो गए। जैसे हाय, तो बोलते हैं ना हाय में लगा होता है हाय, ऐसे लगा होता है। ठीक है। तो ये वाली उल्टी आई जहाँ पे लगी होगी, आहा है, ओहो है, ये शब्द होते हैं, तो वहां पर क्या होगा? हमारा विस्मयवाचक शब्द वाक्य होगा। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य हो जाता है जिसमें हमारे संदेह होता है, किसी काम के होने की संदेह होता है। जैसे आज वर्षा होगी, तो ये हमारा संदेह है कि आज वर्षा होगी या नहीं। ये हम पूर्णतः रूप से नहीं कह सकते, मतलब संदेह है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो ये संदेहवाचक हो जाएगा। और ये संकेतवाचक मतलब परिश्रम करते तो पास हो जाते, यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो इसमें एक काम को दूसरे काम पर टाला जा रहा है। ठीक है। एक काम को सिद्ध करने के लिए दूसरे काम पर छोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? वहां पर संकेतवाचक वाक्य हो रहा है, मतलब उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। यदि आप मेहनत करते तो पास होते, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अब सी आगे यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वो होते हैं जो हमारे उद्देश्य में जो है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
आप पढ़ेंगे हम वाच्य। तो चलिए आज पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने की शैली या ढंग को। तो वाच्य का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलना हो गया। तो बोलने की शैली या फिर बोलने की कला या बोलने का ढंग जो क्या हो जाता है हमारा वाच्य कहलाता है, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में नया ज्वाइन हुआ है, पहले नहीं था, इस साल ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो क्या है हमारा, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वाच्य की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। क्या है? उसके कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, जिस क्रिया से, ठीक है। ऐसी क्या है हमारा वाच्य के भेद। वाच्य के भेद पूछा जाएगा तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्तावाच्य नहीं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो कृत्यवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है कृत्यवाच्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है कृत्यवाच्य कहलाते हैं। जिनमें, इनकी थोड़ा सा पहचान हो रहा है, इनमें लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं। कृतवाच्य में क्या होगा? लिंग वचन पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं। वह क्या, वहां पर क्या होगा हमारा? कृत्यवाच्य होगा, ठीक है। तो चलिए कर्मवाच्य देखेंगे। कर्मवाच्य क्या होगा हमारा? जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो, ठीक है। कृतवाच्य में क्या था हमारा? कर्ता की प्रधानता हो। जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वो क्या होगा हमारा? कृत्यवाच्य। जहां कर्म की प्रधानता होगी वो वहां पर क्या होगा हमारा? कर्मवाच्य हो। और कर्ता गौड़ हो। गौड़ का मतलब होता है नाम मात्र का, मतलब थोड़ा सा, उसका कोई ज्यादा यूज ना हो, वहां पर क्या होगा हमारा? गौड़। कर्ता गौड़ हो मतलब कम हो, मतलब उसका ज्यादा ना कर्म की प्रधानता होगी, वो हमारा प्रधान नहीं होगा, वहां पर मुख्य नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा हमारा? कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। जैसे इनमें क्रिया के, इनमें क्या होता है? क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। उसमें क्या था? लिंग वचन पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं, इसमें किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कर्मवाच्य भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए भाववाच्य को देखते हैं, सबके उदाहरण हम एक साथ ही देखेंगे तीनों के, ठीक है। भाववाच्य होता है जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता हो, किसकी? भाव की प्रधानता हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे? भाववाच्य हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें भाव की प्रधानता होगी वो किस क्या होंगे हमारे? भाववाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कृत्यवाच्य। तो तीनों की परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी बहुत सरल तरीके से। तो चलिए हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे। कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य दोनों को एक साथ हमने लिखा है। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं, कौन पत्र लिखते हैं? पिताजी पत्र लिखते हैं। तो पिताजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य वाले, यहाँ पे पिताजी पत्र लिखते हैं। कर्मवाच्य हो जाएगा पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्मवाच्य। तो देखिए क्या है, के द्वारा लगा के यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। के द्वारा शब्द लगा करके बनाए जाएंगे यहाँ पर कर्मवाच्य, ठीक है, कर्तावाच्य से। तो पिताजी पत्र लिखते हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसका, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। नैना कहानी लिख रही है, नैना कहानी लिख रही है, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा नैना द्वारा कहानी लिखी जा रही है, ठीक है। जा रही है, जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे शब्द यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कर्ता कृत्यवाच्य का और भाववाच्य को दोनों के साथ देखेंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा? वह उठ नहीं सकता, कौन? वह उठ नहीं सकता, तो हम भाववाच्य में लिखेंगे उससे उठा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता। हम अब चलते हैं, हम अब चलते हैं, तो इसको भाववाच्य में लिखेंगे हमारे द्वारा अब चला जाए। वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो उसका उदाहरण लिखेंगे उससे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता। जाता जाए ऐसे शब्द आ रहे हैं लास्ट में, तो क्या होगा? भाववाच्य होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कर्तावाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।